पंद्रह अगस्त 2020 को आज 74वां स्वतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि इस दौरान स्वतंत्रता दिवस में कोरोना का कहर भी कहीं न कहीं छाया रहा। ये अलग बात है कि देश की आजादी के लिए लोग जश्न में डूबे हुए थे। सुबह से इस जश्न की शुरुआत करते हुए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरहद पर आंख उठाने वालों को चेताते हुए कहा कि जो कोई गलत तरीके से हिमाकत करेगा, हम सब उन्हें मिलकर सबक सिखाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मास्क न लगाकर जारी गाइडलाइन का खुद भी उल्लंघन किया। पीएम मोदी ने कहा कि बात लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी की हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी की हो, हम देश की संपूर्ण संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा देश एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा से जूझ रहा है। इसके उपरांत भी देश को चुनौती देने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनका ये इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था। लाल किले से पीएम मोदी के भाषण पर रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम ने अपने संबोधन के माध्यम से चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देशभक्ति के गाने कानों को सुनाई दे रहे थे। ये अलग बात है कि कोरोना वायरस के कहर के कारण स्वतंत्रता दिवस का आयोजन वैसे नहीं हो सका जिस तरह सन 2000 से पूर्व होता चला रहा था। कोरोना वायरस के दौरान पड़ने वाला पहला स्वतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जनता को उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन हम सब के लिए उत्साह और उमंग का दिन है। हम सब जानते हैं कि अनगिनत त्याग और बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनके नेतृत्व में स्वाधीनता का आंदोलन चला था। उन्होंने कहा कि आज देश में चौतरफा स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने प्रदेश में 17,000 करोड़ की लागत से 80 करोड़ लोगों तक निःशुल्क खदान योजना शुरू की। सरकार 18 करोड़ लोगों को यूपी में मार्च से अब तक पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी में भी हमारी मशीनरी ने भी पूरी लगन से गरीब, बेरोजगार तथा मजदूरों की जमकर सेवा की और सभी राज्यों में बेहतर परिणाम भी दिए। उन्होंने कहा कि लोग सोचते थे कि कोविड-19 जैसी स्थिति में हालात बेहद भयावह होंगे, लेकिन काम अच्छा हुआ। पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों ने काम किया, बेहतर परिणाम दिया। हम अपने सभी सहयोगों को बधाई देते हैं। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन उत्तर प्रदेश में झंडारोहण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी कंपनी बाइट डांस को टिकटॉक ऐप के अमेरिकी कारोबार को बचाने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत है कि ऐप के कारण अमेरिका की सुरक्षा को खतरा होगा। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि टिकटॉक को लेकर दिए आदेश का मतलब क्या है। अमेरिका में इस ऐप के 10 करोड़ यूजर हैं। माइक्रोसॉफ्ट लगातार बातचीत कर रहा है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य कंपनी के इसे नहीं खरीदने की सूरत में देश में टिकटॉक को बैन कर दिया है, जिसकी समय सीमा 15 सितंबर तक तय हुई है। उन्होंने इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदेश पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि यह प्रतिबंध जरूरी है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक से डेटा का एकत्र किया जाना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है।
यूपी के आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र में एक गांव में प्रधान की हत्या और उसके बाद हुए उपद्रव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। योगी ने मृतकों के परिजनों को अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की अतिरिक्त राशि दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हत्यारोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए संपत्ति जब्त करने व NSA लगाने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने सीएम के निर्देश पर अमल शुरू कर दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण की कवायद तेज हो चुकी है। मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन भी हो गया है। ट्रस्ट की बैठक भी होने वाली है। बैठक से पहले ही मस्जिद के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मस्जिद परिसर के निर्माण की देखरेख करने वाले वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम बाबर नहीं बल्कि धनीपुर गाँव के नाम पर रखा जा सकता है। अयोध्या शहर से बाहर सोवन तहसील के धनीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मिली थी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा कि मस्जिद के नाम के बारे में तमाम सुझाव मिल रहे हैं, लेकिन प्रस्तावित नामों की सूची में मस्जिद धनीपुर का नाम सबसे ऊपर है। अमन मस्जिद और सूफी मस्जिद के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। अधिक संभावना है मस्जिद धनीपुर नाम के नस्ब पर ही बनेगी।